गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रीना खनूजा, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, आज कोटा यूनिवर्सिटी के बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए जो उनका प्रथम विषय है मानव शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, उसके बारे में जानकारी देने आई। हमने एक क्लास पहले भी ली थी और जिसमें हमने अपनी छात्राओं को पूरे शरीर की शॉर्ट में जानकारी दी थी कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं। अगर हमारे को अपने अंगों की जानकारी नहीं होगी, उनकी क्रियाओं की जानकारी नहीं होगी, तो हम अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हमारे शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न होता है तो उस रोग में हमें क्या डाइट लेनी है और ये किस अंग की वजह से हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए हमें ये विषय दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम इस विषय में हर तंत्र के बारे में बहुत शॉर्ट में बेसिक नॉलेज की प्राप्ति करेंगे ताकि हमें आगे आने वाले जीवन में हमारे को कोई भी रोग होता है तो इसके हमें पूरी जानकारी हो कि ये रोग हुआ है तो यानी कि हमारा कौन सा अंग काम नहीं कर रहा। तो अगर हम देखें तो हमारे शरीर में दो मुख्य अंग हैं, ऊपर वाला हिस्सा सिर और नीचे वाला धड़, और दो हाथ और दो पैर। सिर वाला हिस्सा हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक कपाल होता है और एक आनंद। कपाल के अंदर हमारा शरीर का राजा यानी कि सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क सुरक्षित है। इसके चारों तरफ 8 हस्तियां हैं और उन्होंने मस्तिष्क को सुरक्षित रखा हुआ है। मस्तिष्क हमारे शरीर का संचालन करता है, यानी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसका पूरा कंट्रोल मस्तिष्क पे होता है। आनंद पे आपकी 2 आंखें, नाक, जीभ, मुंह सारे अंग होते हैं। धड़ वाला हिस्सा जो होता है वो हमारा मुख्य हिस्सा है और सबसे बड़ा हिस्सा है क्योंकि हमारे सारे शरीर के अंग यहीं पे स्थित हैं। धड़ वाले हिस्से में एक आड़ी पेशी होती है, मध्य छद्दा पेशी, जो कि इसको 2 गुहाओं में विभाजित कर रही है। ऊपर वाली गुहा होती है वक्ष गुहा जिसे कि बोलते हैं चेस्ट कैविटी, और नीचे वाली होती है आपकी एब्डोमेन गुहा, एब्डोमेन कैविटी यानी कि उदर प्रांत। चेस्ट गुहा जो है आपकी ऊपर वाली वक्ष वाली, उसमें हमारे 2 मुख्य अंग हैं, एक तो हृदय और दूसरा है फेफड़े। फेफड़े यानी कि लंग्स, फुफ्फुस यानी कि हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऊपर ही स्थित है, और हृदय हार्ट है जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और हमारा ऑक्सीजन अंदर आती है, यानी कि रक्त को शुद्ध करने का कार्य आपका हृदय करता है। उदर प्रांत में हमारे बहुत से महत्वपूर्ण तंत्र स्थित हैं। पूरा जनन तंत्र, पूरा उत्सर्जन तंत्र सारा उदर प्रांत में है, यानी कि हमारे पूरे किडनीज जो हैं और जो भी उससे रिलेटेड जो भी आपके अंग हैं वो सारे उदर प्रांत में हैं। इसके अलावा पाचन तंत्र के मुख्य अंग यानी कि अमाशय यानी कि पेट, स्टमक, इसके अलावा छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, अग्न्याशय पैनक्रियास जिसे कहते हैं, यकृत यानी कि लिवर जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कि पित्तरस बनाती है, बाइल जूस, ये सारे अंग हमारे उदर प्रांत में स्थित हैं। अब हम आते हैं कि हमारा शरीर कैसे बना, शरीर की शुरुआत कैसे हुई। तो शरीर की शुरुआत कैसे हुई? सबसे छोटा जो यूनिट हमारे शरीर का है वो है कोशिका यानी कि सेल। इसको हम सिंपल शब्दों में समझें तो ये है कि अगर हम अपने शरीर को किसी बिल्डिंग से कंपेयर करते हैं, अगर पूरी बिल्डिंग है तो दैट इज अ बॉडी, हमारा शरीर। अब उस बिल्डिंग में अलग अलग मंजिल होती हैं तो यानी कि हमारे शरीर के डिफरेंट सिस्टम्स, तंत्र। और अब हम देखें तो अलग अलग कमरे होते हैं, जैसे कि ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, तो यानी कि ये हमारे हो गए अलग अलग ऑर्गन्स। अब एक कमरे में एक दीवार होती है तो यानी कि वो हो गया हमारा उत्तक, उत्तक यानी कि टिश्यू। और अब वो दीवार में एक ईंट होती है, वो हो गया हमारी कोशिका यानी कि सेल। कहने का मतलब ये है कि शरीर की शुरुआत कोशिका से होती है। कोशिका आपस में मिलती है तो उत्तक बनता है, उत्तक आपस में मिलते हैं तो अंग बनता है, अंग आपस में मिलते हैं तो तंत्र, और तंत्र आपस में मिलते हैं तो शरीर बनता है। तो अब आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सेल यानी कि कोशिका। सेल किसे कहते हैं? सेल हम ये सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सेल हमारे शरीर की एक सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ बॉडी, न्यूनतम इकाई। और हम ये कह सकते हैं कि इतनी छोटी होती है कि हम इसे आम ऐसे आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी कि माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है।
और इस कोशिका की वजह से ही हमारे शरीर में जीवन के लक्षण दिखाई देते हैं। हमारे जो भी हम जीवन के लक्षण है, जैसे कि हम अगर कंपेयर करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग में, तो जो भी लिविंग बॉडी के जो साइंस होते हैं, जैसे कि सांस लेना, खाना खाना, उत्सर्जन करना, बढ़ना, चलना, ये जो भी जीवन के लक्षण है, ये सब किसकी वजह से है? कोशिका की वजह से। तो अब कोशिका की परिभाषा पे हम आते हैं। जीवित पदार्थ की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। यानी कि सेल जो है वो हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, जो कि एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल है और वो हमारे जीवन की क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से चलाने की क्षमता रखती है। अब हम आएंगे कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना में हम देखेंगे तो इसके दो मुख्य भाग होते हैं, जीव द्रव्य और कोशिका झिल्ली। कोशिका का जो बाहर का आवरण होता है, हम उसी को कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इस आवरण के अंदर लेसदार पदार्थ होता है जो कि हमारे जीवन का मूल आधार है, उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य फिर से दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक है कोशिका द्रव्य और केंद्रक। इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। कोशिका यानी कि सेल, कोशिका दो भागों में विभाजित है, जीव द्रव्य और कोशिका झिल्ली। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म और कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। अब जीव द्रव्य फिर से दो भागों में है, वो है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म और केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। इनको अब हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये इसका डायग्राम है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने बहुत सारे महीन कोष्ठ देखे और उसको सेलुला नाम दिया। सेलुला का मतलब होता है कमरा, और धीरे धीरे इसका नाम सेल में हो गया। और जो ये केंद्रक है, इसको रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी 18th सेंचुरी में, और 19th सेंचुरी तक कोशिका के सारे पदार्थों की खोज कर दी गई। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है वो कोशिका का बाहर का आवरण है, और कोशिका झिल्ली का जो मुख्य कार्य है वो है कि जो बाहर के पदार्थ हैं वो अंदर आते हैं और अंदर के पदार्थ बाहर जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम जो सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो कोशिका झिल्ली के अंदर जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर आती है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली का कार्य है कोशिका की सुरक्षा करना, और जो भी हम भोजन लेते हैं उसका अंतर्ग्रहण करना। भोज्य पदार्थों के जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको वो अंतर ग्रहण करती है। इसके अलावा बेकार की जो भी वस्तुएं होती हैं जिनकी हमारी कोशिका को आवश्यकता नहीं है, उनको बाहर निकालना। और ये वस्तुएं अगर अंदर रहेंगी तो वहां पे विष बन जाएगा। तो उन बेकार वस्तुओं को बाहर निकालना और पोषक तत्वों को अंदर लेना। इसके अलावा बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करना। आपके जो इमोशंस होते हैं, जो आप टच है, ठंड, गर्मी, ये जो भी संवेदना जो फील होती है, ये भी इन उसमें बहुत कोशिका झिल्ली जो है उसका इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये अंदर की वस्त्रों को बाहर आने से रोकती है और बाहर की अंदर से। तो इस तरह से कोशिका झिल्ली का कार्य है कोशिका द्रव्य को प्रोटेक्ट करना। अब हम नेक्स्ट आते हैं, कोशिका की जो मूलभूत संरचना है वो है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में हमने जो डिस्कस किया, पहला है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में सबसे पहला अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका में विभिन्न आकार के ठोस कण होते हैं जो कि लाठी के आकार के होते हैं, वो इसमें पाए जाते हैं, जिनको कि माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो हम ये कह सकते हैं, इसको हम पावर हाउस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। यानी कि ये हमारे शरीर का शक्ति ग्रह है। ये हमारे आहार से प्राप्त ऊर्जा का संचालन करता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है वो है कोशिका का श्वसन। जो श्वसन का कार्य होता है उसके लिए बहुत हद तक माइटोकॉन्ड्रिया उत्तरदायी होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो हम ये कह सकते हैं एक कोशिका में संख्या 50 से लेकर 5000 तक होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये शक्ति देता है, तो इसकी जो संख्या अधिकतर हमारे यकृत यानी कि लिवर में, हृदय और रक्त में पाई जाती है। और जो कैंसर के रोगी होते हैं उनके कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत कम होती है,
क्योंकि हम देखते हैं कैंसर के रोगी बहुत कमजोर होते हैं, यानी उनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, उनके शरीर में शक्ति कम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन और वसा के बने हुए होते हैं और जिसमें 65 से 75% तक प्रोटीन होती है और 0.5% राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा आता है गोल्गी जाल। गोल्गी जाल जो है ये सूक्ष्म धागे के समान रचना है जो कि कोशिका में दिखाई देती है और इसमें ये ज्यादातर कोशिका के एक छोर पर स्थित होती है और इसका मुख्य कार्य जो है, ये आप गोल्गी बॉडी यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मुख्य कार्य है कि ये हमारे शरीर में कोई भी विष हम अगर गलती से आ जाता है तो उसका सबसे पहला प्रभाव गोल्गी जाल पर पड़ता है। तो यदि किसी औषधि या विष का हमें कोई प्रभाव जांच करनी हो तो सबसे पहले कोशिका के इसी अंग को जांचा जाता है और इसका एक मुख्य कार्य स्त्रवन भी है और ये अपने ऊपर जो है प्रोटीन को लपेटे रखता है और उसको कोशिका के भीतर तक ले जाता है और बाहर छोड़ देता है। नेक्स्ट आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हम आकर्षक मंडल भी कहते हैं और ये कोशिका का मुख्य विभाजन केंद्र है जो कि ये जो हमारा नाभिक है इसके एक और पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य ये है कि ये और कोशिकाओं इसके विभाजन से और कोशिकाएं बनती हैं। फिर नेक्स्ट आता है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है और छोटा छोटा होता है और हमारी कोशिकाओं में विस्तृत पाया जाता है और ये जो है इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। पूरी कोशिकाओं की 60% प्रोटीन इसी में होती है और ये आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड भी इसमें पाया जाता है, यानी कि इसमें प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड दोनों ही पाए जाते हैं। तो आप इस ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम जो है उसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारे पावर हाउस ऑफ द बॉडी है और सेंट्रोसोम जो है जिसे आकर्षक मंडल जिससे कि नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और गोल्गी जाल जिससे कि विष का पता चलता है। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ये पुट्टिकाओं के रूप में पाया जाता है। ये पुट्टिकाओं के रूप में ये पाया जाता है, ये आप देख सकते हैं गोल पुट्टिकाएं होती हैं, इनके रूप में पाया जाता है और इसका कार्य क्या है कि जो हमारी कोशिकाओं में जो प्रविष्ट प्रोटीन होता है, कार्बोज और वसा होते हैं, उनके अगर बड़े कण होते हैं तो उनको वो खंडित कर देता है और इसे हम पाचन उपकरण कहते हैं, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव अपैरेटस। और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कई बार ऐसा होता है कि लाइसोसोम अपने अंदर आए पदार्थों को भी पचा जाता है, यानी अपने आप को खाने लगता है, तो हम इसे कहते हैं सुसाइडल बैग, यानी कि आत्महत्या की थैली। और लाइसोसोम का कार्य एक और भी है कि यह अपने जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं उनको भी पचाता है। इसमें जीवाणु भक्षण इसकी भी अद्भुत क्षमता रहती है। फिर उसके बाद आता है रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं जो होती है प्रत्येक कोशिकाएं में होती है और ये परिवर्तनशील होती है और इनके चारों ओर लिपिड का मात्रा का संग्रहण किया जाता है। फिर हम आते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना और परिवहन कार्य करना, यानी कि जो पदार्थ है उनका आदान प्रदान करना। और इसका और भी कई कार्य है, ये हमारी एंजाइम एक्टिविटीज से भी संबंधित रहता है और प्रोटीन का संश्लेषण के साथ साथ स्टेरॉइड्स का भी संश्लेषण करता है। फिर हम आते हैं केंद्रक पे। केंद्रक के दो मुख्य, केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं और केंद्रक के दो मुख्य भाग है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रक द्रव्य। केंद्रक झिल्ली कोशिका झिल्ली की तरह ही केंद्रक की रक्षा करते हैं, चारों तरफ केंद्रक झिल्ली होती है और इसके अंदर हमारे केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक द्रव्य में हम देखेंगे बीच में गाढ़ा सा पदार्थ हो जाता है जिसे कि केंद्रिका न्यूक्लियोलस कहते हैं या केंद्रकाणु कहते हैं। इसके चारों तरफ हमें एक जाल सा दिखाई देगा जिसे कि क्रोमेटिन जाल कहते हैं। क्रोमेटिन जाल जो होता है ये हमारा, हम इसे कह सकते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन यानी कि इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारे मनुष्य शरीर में करीब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें कि 44 असेक्सुअल अलिंगी और 2 होते हैं लिंगी यानी कि सेक्सुअल। ये जो लिंगी होते हैं इनकी वजह से हमारा जो ये जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी है, आगे बढ़ती है। पुरुषों में हम अगर देखेंगे तो
एक एक्स होता है और एक वाई होता है, और स्त्रियों में दोनों जो होते हैं लिंगी एक्स होते हैं। यानी कि अगर एक पुरुष का और एक स्त्री का जब आपस में मिलते हैं, अगर दोनों के एक्स एक्स मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है, और यदि पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स मिलता है तो लड़का पैदा होता है। यानी कि जो बच्चा पैदा होता है उसका क्या सेक्स होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा, ये पुरुष के जो क्रोमोसोम है उस पर निर्भर करता है। और फिर इसमें इतने सारे क्रोमोसोम्स में हम ये कह सकते हैं कि हमारे आनुवांशिक जो गुण होते हैं ये सब हमारे इन्हीं जीन्स की वजह से हमें आते हैं। एक बार पीढ़ी दर पीढ़ी ये जीन्स जो है वो पास होते जाते हैं। हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे बालों का रंग क्या होगा, हमारी हाइट क्या होगी, हमारे क्या गुण होंगे, क्या विशेषताएं होंगी, ये सब हमारे इन जीन्स पे निर्भर करते हैं जो कि हमारे को हमारे पूर्वजों से मिले थे। तो अब हम ये देख सकते हैं कि केंद्रक का जो मुख्य कार्य ये है कि वो हमारे जो है जो भी नया सेल बनता है उसमें वो एक्स वाई या वाई एक्स जो भी होगा वो सब केंद्रक पर निर्भर करता है। इसके अलावा जो भी हमारे शरीर के अंदर जीन्स है वो भी सब केंद्रक पे निर्भर करते हैं। तो ये हमने देखा है कि मुख्य रूप से जो सेल है उसकी क्या स्ट्रक्चर है और उसमें कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कोशिका के क्या कार्य है, व्हाट आर द फंक्शंस, या फिर कोशिका की क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल।